गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेट नंबर 13 का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। कई विश्वास के साथ आप में से सभी लोग जुड़ते हैं। उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी विश्वास दिलाएं कि आप जितने भी डिस्कशंस होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप इसे बड़ा गंभीरता से लें। आप अपने कलम और कॉपी ये दोनों लेकर के बैठें। आपका कोई भी फंडा यदि क्लियर नहीं हो किसी भी विषय में, तो आप अपना क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर यानी टाइप करके भेजें और जितने भी बेहतर सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज सेट नंबर 13 प्रारंभ करें। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 13 का। आप देख रहे होंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स में जब हम आप भरेंगे तो कई बार हमने पहले भी हर क्लास में चर्चा किया कि फिल इन द ब्लैंक्स में एक व्यक्ति को आगे और पीछे के शब्दों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे वर्ड जो पीछे के वर्ड हैं और जो आगे के वर्ड हैं, ये सारे बड़े निर्णायक होते हैं। कहीं ना कहीं हमें आंसर तक पहुंचाने के लिए ये कारगर होते हैं। और यदि इन शब्दों का सेंटेंस से लोप कर दिया जाए तो फिर मेरे विचार से दुनिया का कोई भी व्यक्ति करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचेगा, जो राइट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है। जैसे इस प्रश्न में हमने कई बार कहा कि जब कोई व्यक्ति खास करके पीछे के शब्द को ध्यान में रखता है तो वो आपको पार्ट्स ऑफ ए स्पीच की ओर इशारा करेंगे या करेगा कि खाली स्थान पर कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होना चाहिए। और आगे के शब्द को जब लेंगे तो आगे का शब्द कई बार ये बताएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके विकल्प में है, जिसे खाली स्थान पर रख देंगे तो यह उचित हो जाएगा, फिट बैठेगा, अर्थ सार्थक बना देगा। तो आप जान रहे होंगे कि ग्रेट वर्ड एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि इस खाली स्थान पर अब हमें नाउन चाहिए। तो अगर हम आप प्रेज वर्ड नाउन भी है और प्रेज वर्ड वर्ब भी है, रेस्पेक्ट वर्ड नाउन भी है, रेस्पेक्ट वर्ड वर्ब भी है, लेकिन आगे आगे जब टीचर्स लिखा है और कहना चाह रहा है कि दी स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट ऑफ देयर टीचर्स, इसका मतलब है कि जो छात्र हैं वो अपने टीचर के प्रति ज़्यादा आदर और या सम्मान की भाव रखते हैं। लेकिन यह सम्मान की भाव में थोड़ा डर भी होता है। तो ऐसे सम्मान की भाव जिसमें सम्मान भी हो और थोड़ा उनसे डर भी हो, थोड़ा उनसे परहेज भी हो, तो इसके लिए जो सही वर्ड है वो एव है। इसलिए हमारा जो आज का सही शब्द है एव है, विकल्प नंबर बी है। रेस्पेक्ट, जब आप में से किसी का आंसर रेस्पेक्ट है तो आपका आंसर इस जगह इसलिए गलत होगा क्योंकि रेस्पेक्ट ऑफ न लेकर के रेस्पेक्ट अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेता है, और जबकि हमारे पास खाली स्थान के बाद ऑफ है, इसलिए ये विकल्प नंबर सी रॉन्ग है। प्रेज का अर्थ है प्रशंसा करना, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स की प्रशंसा करता है, लेकिन मूलतः जो सेंटेंस का भाव है वो यही है कि कोई भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टीचर की बहुत ज़्यादा आदर या कदर करते हैं। तो ये अब इसमें मीनिंग बता दें। गस्टो बोलते हैं आनंद या खुशी। तो अब आज का जो क्वेश्चन हमारा पहला था उसका आंसर आपको मालूम हो गया, बी नंबर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में अब आपके पास है कि एरर फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस में ग्रामर का कौन सा मिस्टेक है। तो हम आपको बता दें कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है वो हम आप चलें। जैसे पहला है द सर्वेंट, इस जगह नाउन है। द इसलिए लगा क्योंकि सर्वेंट को पर्टिकुलराइज्ड किया जा रहा है, या सर्वेंट हमारा सिंगुलर और काउंटेबल है, इसलिए सर्वेंट यानी नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया। सर्वेंट सिंगुलर है क्योंकि अंत में एस नहीं है, तो सर्वेंट के लिए वाज का प्रयोग किया गया, यानी सिंगुलर ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग किया गया, वह भी सही है। वाज वर्ब के बाद जब वर्ब का तीसरा फॉर्म लेते हैं
इज एम आर के बाद जब वर्ब का तीसरा फॉर्म लेते हैं तो यह स्ट्रक्चर पैसिव कहा जाता है। और पैसिव हम आप तभी यूज़ करते हैं जब कोई काम, यानी जो शुरू में आपने जिसको रखा है यह काम खुद नहीं कर रहा हो, यानी जिसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यानी जिसे हमने सेंटेंस के शुरू में रखा, यदि उस काम में यह व्यक्ति या वस्तु अगर शामिल नहीं हो तो स्ट्रक्चर पैसिव होना चाहिए। क्योंकि नौकर को पीटा गया, इसका मतलब है कि नौकर ने खुद ही अपने आप को नहीं पीटा, पीटने का काम कोई दूसरा के द्वारा किया गया या पीटने में कोई दूसरा आदमी शामिल रहा, इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव है। और इतना दूर तक का सेंटेंस 100% अब करेक्ट हो गया हर दृष्टिकोण से। इस जगह आप देख रहे होंगे कि थ्रू हिज मास्टर, इसका मतलब है कि पीटने का काम इसके मास्टर ने किया। और प्रीपोजिशन में आपने नियम पढ़ा होगा कि खास करके जब लिविंग एजेंट है, खास करके जब कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करना तो चाहिए, लेकिन यह प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। अक्सर हम आप देखते भी हैं कि एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो बाई प्लस जब एजेंट हम रखते हैं तो वह एजेंट कोई व्यक्ति होता है, कोई सजीव होता है। और प्रीपोजिशन यहाँ दोनों हम आप सीख रहे हैं कि अगर एजेंट के रूप में कोई व्यक्ति हो तब तो बाई लगाते हैं, और एजेंट के रूप में कोई निर्जीव हो तो हम उसके लिए विथ लगाते हैं, क्योंकि उसके मालिक ने नौकर को डंडों से पीटा तो यहाँ स्टिक था निर्जीव, उसके लिए विथ लगाया। यहाँ मालिक था सजीव, उसके लिए बाई का प्रयोग होना चाहिए था, थ्रू का प्रयोग किया, वो गलत था, यानी आंसर है सी। थ्रू के बारे में आप जानते होंगे कि थ्रू का प्रयोग इस पार से उस पार गुजरने के अर्थ में करते हैं, पार करने के अर्थ में करते हैं। या थ्रू का प्रयोग हम आप यह भी जानते होंगे कि जहाँ से धक्का मुक्की और कष्ट करके गुजरा जाए उसके लिए भी थ्रू का प्रयोग करते हैं। हम आप बोलते हैं वेंट थ्रू दी जंगल, वेंट थ्रू दी क्राउड, यानी क्राउड में हमको धक्का मुक्की करके जाना पड़ेगा, तो इसके लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी, यानी थ्रू को बाई में बदल देना चाहिए। और बोलेंगे कि ये क्वेश्चन था वो प्रीपोजिशन टॉपिक का था, यानी रॉन्ग प्रीपोजिशन के यूज करके प्रश्न दिया गया। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को आप देख लें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका इम्प्रूवमेंट का, कि आपको बताना है कि दिया गया जो बोल्ड पार्ट है, क्या ये बोल्ड पार्ट रॉन्ग है, गलत है, और आपको लगता है कि हाँ, तब तो आपके पास 3 विकल्प हैं ए बी सी, इनमें से कोई एक विकल्प उस स्थान पर रखिए। और आपको लगता है कि नहीं, बोल्ड पार्ट में जितने भी वर्ड ग्रुप हैं, शब्द समूह हैं, वो शब्दशः करेक्ट हैं, 100% करेक्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कई बार आपने देखा होगा ऑप्शन में नो करेक्शन भी देता है या नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी देता है, दोनों एक ही बात है। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब कि सेंटेंस सही है, कोई सुधार नहीं चाहिए, या नो करेक्शन का मतलब कि बोल्ड पार्ट में जितने भी वर्ड हैं या वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई सुधार नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही गलत हो जाएंगे तो हमें सुधार चाहिए, और ये ऑप्शन के आधार पर हम आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें दूसरा मेथड, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया, कि यदि आप इम्प्रूवमेंट का प्रश्न हल कर रहे हों और आप पता नहीं कर पाते हों कि बोल्ड पार्ट गलत है या सही, तो इसका एक और उपाय है, आप बारी बारी से ऑप्शन की जांच करें। यानी बारी बारी से जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं उन्हें ग्रामर की कसौटी पर कसने का प्रयास करें, और ये विश्वास रख लें कि कोई भी एक विकल्प ग्रामर के दृष्टिकोण से यदि करेक्ट रहा या करेक्ट हुआ तो इसका मतलब है कि बोल्ड पार्ट रॉन्ग है, हमें उस ऑप्शन को चुन लेना चाहिए। जैसे हम आप देख लेते हैं, इस जगह लिखा है कि मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स। इस जगह लिखा हुआ है कि आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वर्कर्स रखेंगे तो ये अर्थ गलत दे देगा। अर्थ गलत इसलिए देगा क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वाक्य का अर्थ है कि ज़्यादातर जो फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है वो वर्कर्स के ही होते हैं, वर्कर्स के कारण नहीं, बल्कि वर्कर्स का ही एक्सीडेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि कारण वर्कर के कारण होता है, इसलिए ए नंबर हमारे पास ये विकल्प रॉन्ग है। दूसरा, इसका जो सब्जेक्ट है
ये एक्सीडेंट है, चूँकि हम आप जानते हैं कि जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन हो, प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो, तो ऐसे में वर्ब का प्रयोग पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला के अनुसार करना चाहिए। एक्सीडेंट्स प्लुरल है तो इस खाली स्थान पर आर का ही प्रयोग होना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी और सी में इज का प्रयोग किया गया। इसका मतलब कि ये दोनों विकल्प रॉन्ग हैं। विकल्प ए भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास बचा हुआ सही उत्तर है 4, यानी प्रश्न पूरी तरह से करेक्ट है, सही है। अब एक और उपाय सिखाते हैं आपको, आप दूसरा उपाय सीखिए। लेकिन इस मेथड का प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब आप इसमें ट्रेंड हो जाएंगे। इसलिए जो भी लोग विद्वान लोग हैं, जो भी कोई टीचर लोग हैं, उनसे एक प्रार्थना है कि इस मेथड का जब मैं प्रयोग करूं तो आप इसमें कोई कमी मत बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्टूडेंट को सिखाना, और इसलिए कोई किताबी मेथड नहीं है। ये मेथड मैं कई सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हज़ारों प्रश्नों को सोल्व करने के बाद ये निकाला हूँ, और ये शब्दशः लागू भी होता है। कुछ स्थितियों में ये लागू नहीं होता, तब हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे एक मेथड आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट बना करके कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जिस पार्ट को बोल्ड किया गया, इसके शब्दों की कुल संख्या को आप गिन लें। इसमें आप देख रहे होंगे कि टोटल शब्द की संख्या है 3, एक आर, एक कॉस्ट और एक ऑफ। अब एक नियम ये जान लें कि बोल्ड पार्ट में जितने वर्ड हैं या वर्ड्स हैं, विकल्प में उससे कम या उसके बराबर शब्द होना चाहिए। ज़्यादा शब्द होने का चांस होगा कि वो गलत हो। हालांकि कई उसका कंडीशंस भी है कि बढ़ा हुआ विकल्प यानी ज़्यादा संख्या का विकल्प भी सही आंसर होता है। तब उसके अपवाद अलग हैं कि सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में होना चाहिए तो संख्या बढ़ जाएगा। सेंटेंस में प्रीपोजिशन को मिस कर दिया गया, प्रीपोजिशन होना चाहिए तब संख्या बढ़ जाएगा। सेंटेंस में कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए था, उसे ओमिट कर दिया तब बढ़ जाएगा। सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए था, नहीं किया गया तब बढ़ जाएगा। कुछ वर्ब भी है, कुछ फ्रेजल वर्ब भी ऐसे हैं जिनके कारण संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में यह संख्या बढ़ने का अर्थ है कि गलत होगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 है, विकल्प नंबर ए में कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 हैं, यानी ज़्यादा है इसलिए काट दिए। इसमें भी आप देखेंगे कि 1, 2, 3 और 4 है, ज़्यादा है इसलिए काट दिए। और मेजॉरिटी का नियम हमने पीछे के क्लास में सिखाया, तो वो भी आप लगा लेंगे कि 2 विकल्प में ऑफ और ऑफ है। इसका मतलब कि विकल्प में ऑफ का बहुमत ज़्यादा है, बाई का बहुमत नहीं है, तो इसे भी काट देंगे। तो इस आधार पर भी हमारा आंसर 4 पर पहुंच जाएंगे, डी पर पहुंच जाएंगे। तो अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक। यदि आपने इस इडियम को याद रखा होगा तो ये याद होगा डेटेड बैक टू या डेट्स बैक टू लेता है, यानी डेट्स बैक टू नियरली हाफ ए सेंचुरी, यानी लगभग इसका इतिहास है आज से 50 बरस पहले का। आइसक्रीम के ओरिजिन का, आइसक्रीम की उत्पत्ति कहना चाह रहा है कि लगभग आधा सेंचुरी, आधा सदी पहले है। तो डेट बैक अपने साथ 2 लेता है, इसलिए जो सही विकल्प है वो ए है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इडियम और फ्रेज है जिसका मीनिंग आपको बताना है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, हमने हिंदी में भी सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। तो वो इसका हिंदी है, वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर जो दिया हुआ है उसका हिंदी ही है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक ही कैरेक्टर के लोग, एक ही चरित्र के लोग। तो उस जगह पर हम बोलेंगे यही कि पर्सन या पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर, इसका सही मीनिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक बार इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और इस जगह इस पार्ट को बोल्ड किया गया। और फॉर हर मनी इज़ दी ओनली मीन्स टू एन एंड, ये लिखा है, यानी अब ये सही है या गलत अब आपको बताना है।
चलिए अब एक बार हम आप सभी ट्राई कर लें, विकल्प को छांटने की कोशिश करें। आए एक बार कुछ मेजॉरिटी का नियम लगाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्रश्न को आसान कर देना, और आप इस मेथड से भी अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये अन्यथा मत लें कि ये मेथड कैसा है, कहाँ से आया, नहीं आया, किताबी है या नहीं, बस सवाल सही होना चाहिए, यही उद्देश्य है। और ये उद्देश्य उनके लिए खास करके मेरा है जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है और जिनको नौकरी लेना है उनके लिए। जैसे मान लिया जाए कि यह गलत है या सही, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है, तो कुछ मेथड्स को लगा करके विकल्प ही उड़ाएंगे, और यदि सारे विकल्प उड़ जाएंगे तब तो पता हो जाएगा कि भाई ये सवाल नो इम्प्रूवमेंट का है। और अगर कोई एक विकल्प बच जाएगा तो आंसर समझेंगे कि प्रश्न गलत है और ये विकल्प हमारा आंसर है। जैसे आप मेजॉरिटी को लगा लें, आप देख रहे होंगे कि विकल्प नंबर डी में भी 2 है, विकल्प नंबर बी में भी 2 है, लेकिन विकल्प ए में 4 है। हम आप ये जानते हैं कि जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार बचती है, और जिसकी बहुमत कम होती है उसकी सरकार गिरती है। तो अगर हम आप बिना दिमाग लगाए बहुमत लगाएं तो देखेंगे कि विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी में 2 का प्रयोग किया गया, यानी कुल मिलाकर के 3 विकल्प में 2 विकल्प में 2 है और एक विकल्प में 4 है, यानी मेजॉरिटी किसके पास है, 2 वाले के पास। तो सरकार किसकी गिरेगी, 4 वाले की। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 1 रॉन्ग है। चलिए दूसरा अब हम आप करें। आप देख रहे होंगे कि 2 सेंटेंस में कम से कम आर्टिकल है, एक आपके पास ए में और एक आपके पास इस डी में, उसमें द है, इसमें ए है। जबकि हम और आप देख रहे होंगे कि विकल्प बी में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आर्टिकल के होने की मेजॉरिटी थोड़ी बहुत है, बिना आर्टिकल वाले की मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए इसे भी उड़ा दें, हटा दें। अब और लगा लें कि जब आर्टिकल अगर होना चाहिए था तो किसी में द है, किसी में ए है। अगर दोनों में ए होता तब तो हो सकता था कि विकल्प डी आंसर हो, और दोनों में द होता तब हो सकता था कि विकल्प कोई और आंसर हो। लेकिन एक में द है, एक में ए है, इसका मतलब कि आर्टिकल के संदर्भ में भी बहुमत नहीं है। अगर इंडिफिनिट आर्टिकल है तो 2 में होना चाहिए था, अगर डिफिनिट आर्टिकल है तो 2 में होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा, तो सही विकल्प हमारे पास हो जाएगा सी। दोस्तों, यदि आप इस आधार पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जब इम्प्रूवमेंट के प्रश्नों को आप बनाएंगे, आप इम्प्रूवमेंट के प्रश्नों पर रिसर्च करेंगे, तो कई आश्चर्यजनक फैक्ट आपके सामने आएगी और आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत आसान है, और ऑब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ भी तरीका पॉसिबल है। तो आ जाएं, अब आपके पास एंटोनिम बताना है। वर्ड है ग्लूमी, जिसका एक मतलब उदास, निराश या अंधेरा भी होता है। तो ग्लूमी का जब अपोजिट लेंगे तो ब्राइट हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, यानी सही विकल्प हो जाएगा बी। क्लाउडी बोलते हैं कि जब बादल घिरा हुआ रहता है तब। डल का मतलब आप जानते हैं कि भोथर या थोथा है। और ग्रीडी, जिसका हिंदी बोलते हैं लालची। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक बार इम्प्रूवमेंट का। तो इम्प्रूवमेंट के प्रश्न को फिर एक बार हल करने के लिए हम और आप चाहें तो विकल्प का ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक तो मान लिया जाए कि इज और इज का मेजॉरिटी हम और आप देख रहे हैं कि विकल्प नंबर सी में भी इज है, विकल्प नंबर डी में भी इज है। इसका मतलब है कि इज का जो बहुमत है वो 2 विकल्प में है, और हैज़ का वो बहुमत है वो एक विकल्प में है। तो बहुमत जिसकी रहेगी उसकी सरकार अभी बचने देंगे, और जिसकी बहुमत नहीं रहेगी उसकी सरकार गिरा देंगे। तो इसका मतलब है कि हैज़ वाला ये पार्ट हमारा गलत है। इस पर दूसरा मेथड भी हम आप सीखेंगे। गलत है। दूसरा, हम आप जानते भी हैं कि हैज़ के बाद वर्ब हमेशा कैसा यूज होना चाहिए, तीसरा, और ये यूज़ किया हुआ है कैसा, चौथा, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। अब इसमें
ये देख लें कि नियम यही है कि इस सवाल को देख ले, इसमें जो बोल्ड पार्ट है इसमें इज पहला जगह पर है, नाउ दूसरा जगह पर है और हील तीसरा जगह पर है। तो नियम एक यह भी है कि बोल्ड पार्ट में जिन शब्दों को दिया गया है यदि विकल्प में इनके क्रम को उलट पुलट करके रखा जाए, इंटरचेंज करके रखा जाए तो यह गलत होने की संभावना होगी, ऐसे विकल्प गलत होंगे। हाँ, इंटरचेंज करके भी कभी कभी सही इसलिए होता है क्योंकि बोल्ड पार्ट में दिया गया अगर क्रम गलत है, रॉन्ग सीक्वेंस है, तो करेक्ट या राइट सीक्वेंस में लाने के लिए हमें कई बार क्रम चेंज करना होता है। या कई बार इडियम आपने देखा होगा कि बोल्ड पार्ट में इडियम दिया हुआ है जिसके वर्ड को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया, तो वो करेक्ट इडियम के लिए हो सकता है कि हमें क्रम को उलटना पड़े। लेकिन यदि ग्रामर पर आधारित प्रश्न आपके पास है और ख़ास करके बोल्ड पार्ट के शब्दों को हेर फेर करके किसी विकल्प में रखा जाए तो इसके गलत होने की संभावना हमने ज़्यादा देखी है, 99% देखी है। तो इस वजह से ये बोलेंगे कि जहाँ इस तो पहला जगह पर है, नाउ जो दूसरा था उसे तीसरा पर कर दिया गया और जो तीसरा था उसे दूसरा पर कर दिया गया, इसलिए इसे भी उड़ा दें। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। और कहना यही चाह रहा है कि जो ऊंड था वो अब पूरी तरह से ठीक हो गया, तो इसलिए इज नाउ हील्ड जो लेंगे वो हील्ड इस जगह पर बन जाएगा एडजेक्टिव। अब कैसा है, तो पूरी तरह से हील्ड है, पूरी तरह से ठीक है। यह मत समझे कि यह पैसिव है, बल्कि ये हील का जब ये थर्ड फॉर्म इस जगह यूज़ किया गया तो ये एडजेक्टिव बन गया और जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि पूरी तरह से अब ठीक हो गया। तो सही आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, इमेंस, जिसका अर्थ हम आप जानते होंगे, इमेंस अत्यधिक, इमेंस बहुत ज़्यादा। तो इसका जब सिनोनिम चुनेंगे तो एक सिनोनिम आपने देखा होगा, तो एक तो मैसिव आपका विकल्प में है ही, मैसिव बराबर बहुत बड़ा, अत्यधिक। एक वर्ड हम आप देखे होंगे जिजांटिक वर्ड यूज़ किए होंगे जिसका मतलब होता है विशाल काय, भीम काय या फिर अत्यधिक बड़ा। एक वर्ड कोलोसल भी आपने देखा होगा, तो कोलोसल का मतलब ही होता है विशाल काय। तो जो सही विकल्प है इसमें वो विकल्प है डी। इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है। यदि माइन्यूट वर्ड कर दें, मिनट नहीं बल्कि माइन्यूट, तो बहुत छोटा हो जाएगा। डल का मीनिंग आप जान रहे हैं, यानी इमेंस के लिए इनसिग्निफिकेंट और माइन्यूट एक प्रकार से उल्टा हो जाएगा, जबकि सिनोनिम लेना था तो सही सिनोनिम है डी। ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर, एरर फाइंड आउट करना है और हम एक एक पार्ट की सर्जरी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप में से कई लोगों का आंसर विकल्प नंबर डी होगा। आपको लगा होगा कि नोट आ गया तो विकल्प नंबर डी को आंसर हम आप मान लें, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप विकल्प नंबर डी को आंसर के रूप में चुनेंगे तो ये विकल्प आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कंसेप्ट बता दें। सबसे पहले ये जान लें कि अनलेस एक कंजंक्शन है जिसके बाद एक क्लॉज का प्रयोग होना चाहिए। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि यू और प्रीपेयर एक क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। इसका मतलब कि अनलेस का प्रयोग इस जगह पर सही है, क्योंकि किसी भी क्लॉज के पहले कंजंक्शन का होना आवश्यक है। आप जानते होंगे कि अनलेस एक शर्त सूचक शब्द है और जिसका हिंदी होता है एक प्रकार से यदि नहीं। अब हम एक एक चीज़ को चलें। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यू प्रीपेयर लिखा हुआ है, यू प्लुरल है जिसके साथ वर्ब पहला लिखा हुआ है। ये वर्ब पहला क्यों हुआ, दूसरा तीसरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरे तरफ आप देख रहे होंगे कि जब फ्यूचर है यानी दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट प्लस शैल विल है, तो पहला क्लॉज सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 होना चाहिए। अब दो नियम आप याद रखें कि जो अनलेस से जब जिस क्लॉज को आप प्रारंभ करेंगे, अनलेस के क्लॉज में
न तो कोई नो या नॉट होना चाहिए और न ही कोई फ्यूचर टेंस होना चाहिए यानी शैल विल होना चाहिए। ये अनलेस के क्लॉज में। अनलेस के बाद के क्लॉज में आप नो नॉट भी रख सकते हैं, फ्यूचर टेंस भी रख सकते हैं। देख रहा हूँ कि जो लेखक है उस लेखक ने इस जगह पर, पहले हम इसको दिखा दें, इसके बारे में बता दें कि इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि लेखक ने क्या किया कि यू प्रिपेयर तो लिखा, यानी यू विल प्रिपेयर नहीं लिखा और न ही यू विल नॉट प्रिपेयर लिखा या डू नॉट प्रिपेयर लिखा, नॉट नहीं लगाया। लेकिन अनलेस के बाद जो दूसरा क्लॉज है इसमें फ्यूचर टेंस भी है और इसमें नॉट भी है, ये करेक्ट है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस कंसेप्ट को देखें, क्योंकि कोई लोग पढ़ लेते हैं कि अनलेस में नो नॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहाँ नो नॉट नहीं होना चाहिए, कहाँ फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए, इस बात की जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो आपको जानकारी दे दें कि अनलेस का प्रयोग यदि आप इस तरफ किए तो इसके क्लॉज में कोई नो नॉट नहीं होना चाहिए, कोई फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। और यदि अनलेस उठा करके इस जगह भी रखेंगे तो इसके क्लॉज में फिर नो नॉट फ्यूचर टेंस नहीं होगा। तो हमारा ये प्रश्न आप देख रहे हैं उसमें जो गलत पार्ट है वो गलत है। इस जगह ए का इस जगह होना चाहिए था द फर्स्ट क्लास, अनलेस यू विल नॉट गेट, या तो द फर्स्ट क्लास या अनलेस यू विल नॉट गेट फर्स्ट क्लास, क्योंकि एक प्रकार से ये ऑर्डिनल है फर्स्ट, और ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, आंतरिक और बाह्य जो संरचना है हड्डियों का, उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए वर्ड है स्केलेटन, जिसको हम आप बोलते हैं कंकाल। स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोलते हैं। स्कल जो दिमाग की खोपड़ी होती है उसे बोलते हैं। और स्किन का मतलब आप जान रहे हैं, चमड़ा। तो हमारा जो सही विकल्प है सी है। नेक्स्ट प्रश्न को अब ले रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, कि ऐसा एरिया है, घास का मैदान है जहाँ जानवर चरते हैं, तो उसे हम आप बोलते हैं मीडो। सही आंसर सी। तेरह नंबर में आप देख लें, फिर एरर का प्रश्न है। पहले छोटा छोटा चीज़ आप चेक कर लें। द चाइल्ड ऑलवेज गोज़ फॉर स्लीप, इतने दूर तक चाइल्ड आप देख रहे होंगे कि सिंगुलर है, जिसका प्लुरल चिल्ड्रेन होता है। कोई भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उस नाउन को खास बनाने के लिए, उस नाउन पर स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए, या दूसरे शब्दों में बोलें तो उस नाउन को पर्टिकुलराइज्ड करने के लिए। तो इस जगह द चाइल्ड लिखा। ऑलवेज वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और आप जानते होंगे कि कई एडवर्ब ऐसे हैं जिनका पोजीशन मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। ऑलवेज भी उसी में से एक है जिसका पोजीशन इस गोज मेन वर्ब के पहले रखा गया। और ये चाइल्ड चूँकि सिंगुलर था, जिसके लिए वर्ब भी गोज वर्ब का पांचवा लाया गया। हमेशा आप देखते होंगे कि गो के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और एक गो के साथ फॉर का भी प्रयोग करते हैं। गो फॉर जब हम आप बोलते हैं तो इसका मतलब एक प्रकार से होता है ऑप्ट यानी चुनना। गो फॉर दिस बुक यानी ऑप्ट दिस बुक, इस बुक को आप चुनें। लेकिन अगर हम कोई जगह पर जा रहे हैं तो उसके लिए गो फॉर ना बोल करके इस जगह गो टू ही होना चाहिए। तो मेरे विचार से ये फॉर हटा करके टू का प्रयोग करना चाहिए। और द चाइल्ड ऑलवेज गोज़ टू स्लीप विथ हिज टेडी वियर, तो सही आंसर है हमारा बी नंबर। और सुधार करके गोज़ फॉर को गोज़ टू में बदलना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड खोजा है। तो करेक्टली वर्ड हमारा सही स्पेल्ट वर्ड है इंटेलिजेंट। एग्जॉस्ट वर्ड है वो हम आप ऐसे लिखते हैं EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड, जिसका हिंदी मीनिंग बोलते हैं थका हुआ यानी टायर्ड। इक्वली है तो इक्वली में डबल एल वाई होना चाहिए था सिंगल एल वाई के बदले।
और इमिग्रेट है जो ए से लिखा हुआ उसको ई से चेक करना चाहिए था, तो ये हमारा सही हो जाता। तो जो सही विकल्प है वो बी है। अब आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम है जिसका मीनिंग आपको बताना है और कैट्स विस्कर्स शब्द है। कैट्स विस्कर्स शब्द को बोलते हैं अत्यधिक प्रभावशाली होना, और तब इसका जो अंग्रेजी है वो यही है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव। तो जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। अगला प्रश्न आप देख ले, फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है। आप भी अपना आंसर तेजी से बनाते चले, बोलते चले, गेस करते चले। इस सवाल में जैसा कि दोस्तों मैं पहले कई बार ये चर्चा किया कि खाली स्थान जब भरेंगे तो संकेत जब तक आप और हम नहीं खोजेंगे तब तक हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब इस सवाल को भरने के लिए हमारे पास जो संकेत था वो वर्ड था लेटली। लेटली बोलते हैं एक प्रकार से हाल फिलहाल में। तो ये लेटली एक प्रकार से ये काम करता है पॉइंट ऑफ टाइम का, और पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण आंसर लेना चाहिए आई हैव बीन, यानी हाल फिलहाल में मैं बिजी रहा हूँ। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। ये अगला प्रश्न आ गया आपके पास क्लोज टेस्ट का। आसान क्लोज टेस्ट है, हम आप सभी बना सकते हैं। अभी प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने पहले भी देखा। आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग ए शॉर्टकट और द पाइन फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का नाम ओलिवर है वो पाइन फॉरेस्ट से यानी कहीं से गुजरने के लिए वो शॉर्टकट के रूप में पाइन फॉरेस्ट का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। और जब भी हम और आप कोई जंगल से गुजरेंगे तो उसके लिए प्रीपोजिशन आपको थ्रू ही लगाना पड़ेगा। वेंट थ्रू द जंगल, या फिर शॉर्टकट इस जगह है थ्रू द पाइन फॉरेस्ट, यानी उस पाइन फॉरेस्ट से होकर के गुजरा। तो हमारा इसका आंसर है ए। दूसरा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पाइन फॉरेस्ट विच वाज मेकिंग सैड, यानी जब वो पाइन फॉरेस्ट में घुसा तो वहाँ से जो साउंड आप देख रहे होंगे कि वहाँ से बड़ा ख़राब और भयंकर साउंड आया। तो हम समझते हैं कि जो सैड वर्ड है और इस सैड का जो टोन है वो निगेटिव है, यानी लेखक इस सेंटेंस को नकारात्मक भाव से लिखा कि जब वो शॉर्टकट के रूप में पाइन फॉरेस्ट से गुजरा तो वहाँ से अजब अजब आवाज़ें, खराब आवाज़ें, दुखद आवाज़ें, उदास भरी आवाज़ें निकल रही थी, आ रही थी। तो इसका मतलब कि टोन इसका नकारात्मक है, तो ऐसे विकल्प को लेना चाहिए जिसका टोन भी नकारात्मक है। एब्सम जो वर्ड लेंगे ये इसका टोन सकारात्मक है, और तब इस सैड का जो सिनोनिम होगा वो सिनोनिम हो जाएगा एरी, डरावना। बैंगिंग साउंड बोलते हैं किसी चीज़ को अगर टकरा जाए तो टकराने के आधार पर अगर वो साउंड आता है तो बैंग साउंड बोलते हैं, या बड़ी ज़ोर से साउंड। अलाउड तो कोई व्यक्ति का चीखना चिल्लाना हो तब है, चूँकि जंगल है तो कोई व्यक्ति होगा भी नहीं, तो इसलिए बड़ा डरावना जो आवाज़ आ रही थी, सैड और डरावना। तो विकल्प 18 का बी ही सही होगा। ये 19 नंबर इसमें देख लें तीसरा में, ही ए लोनली बॉय सिटिंग ऑन ए रॉक। इसका मतलब कि जब ये व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था तो किसी ऐसे लड़के को इसने देखा या इसकी नज़र पड़ी जो अकेला किसी पहाड़ पत्थर पर बैठा हुआ है। तो इस जगह अचानक देखने के लिए, अचानक नज़र आने के लिए, नज़र पड़ने के लिए वर्ड नोटिस्ड ही उचित हो जाएगा। तो इस जगह नोटिस लिया जाएगा विकल्प नंबर बी। यह आपका अगला क्वेश्चन है। अब ऑन ए रॉक बॉय वॉज वीपिंग, इस जगह लिखा हुआ है साउंडलेसली, धीरे धीरे शीर्षक करके वो रो रहा था। अब इस प्रश्न में हम क्या लें वो बता दें। आप इस जगह पर यदि 1 ले लेंगे तो आपका विकल्प गलत हो जाएगा, आप ये ले लेंगे तो आपका विकल्प गलत हो जाएगा, और आप इच भी ले लेंगे तो आपका विकल्प गलत हो जाएगा। 1 क्यों और ये बाकी क्यों गलत है वो बता दें। चूँकि जब आप और हम इस जगह देख रहे हैं कि
सेंटेंस में खाली स्थान के पहले भी बॉय का प्रयोग किया गया और नियम है कि जब किसी एक नाउन को यानी सेम नाउन को किसी वाक्य में आप दोहरा दें, रिपीट कर दें, तो जो रिपीटेड नाउन है उसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बॉय यहाँ है और आप देख रहे होंगे कि बॉय यहाँ रिपीट किया गया, दोहराया गया। इसका मतलब कि बॉय पर स्ट्रेस है, जोर है। अब ये लड़का खास हो गया, ये लड़का परिचित हो गया, क्योंकि पहली बार देखा तब तो नहीं जाना, तब तो इंडिफिनिट आर्टिकल लगाया, लेकिन दोबारा इसी लड़के के बारे में बोल रहा है, जिस लड़के को देखा तो ये खास हो गया, इसलिए डी विकल्प सही है। इच आप जानते हैं कि दो के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ एक ही लड़का का चर्चा है। वन बॉय कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़का के बारे में पहले से भी जानकारी हमारे पास है, तो इसलिए अब वन इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि वन लगा देंगे इस जगह तो ये वन एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि आगे आगे बॉय नाउन है। तो जो विकल्प सही है वो डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आप देखिए, अब ये अगला है 21 नंबर। वॉज वीपिंग साउंडलेसली देयर सिम्ड टू बी टेरिबली रॉन्ग विथ, इस जगह कहता है। अब आप में से किन्हीं का आंसर ए है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग का प्रयोग खास करके निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, लेकिन जो सेंटेंस हम आप अभी बना रहे हैं यहाँ से देयर से लेकर के आगे तक कोई भी इसमें निगेटिव शब्द नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। देयर सीम्ड टू बी एवरीथिंग कहना तो गलत होगा, लेकिन ये बोलेंगे कि देयर सीम्ड टू बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत अवश्य है उसके साथ, ऐसा मालूम पड़ता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इसलिए आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, यह आपका क्वेश्चन नंबर है 22। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्मर। फॉर्मर हम आप बोलते हैं किसको, पहले वाले को। तो फॉर्मर का उन सिनोनिम जब हम आप लेंगे तो सिनोनिम लेना पड़ेगा प्रीवियस। फॉर्मर, अर्लियर या प्रीवियस, तो सही आंसर है आपका डी। इन्फीरियर जानते होंगे, आपसे हर चीज़ में कम हो, सुपीरियर जो आपसे ज़्यादा हो, और रेगुलर नियमित। ये अगला प्रश्न देख लीजिए। अंटोनिम चुनना है, वर्ड है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे तो बोलेंगे कि पक्षपात रहित, इसका हिंदी हो गया, यानी जो व्यक्ति किसी का पक्ष नहीं लेता हो, पक्षपात रहित हो। तो पक्षपात रहित का जब उल्टा बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा बायस्ड, यानी पक्षपात पूर्ण या पक्ष लेने वाला, तो आंसर हो जाएगा ए। जुडिशस, कई बार हम आप बोलते हैं कि बड़ा जुडिशस स्टेप था, बड़ा बुद्धिमानी से भरा हुआ स्टेप था, कदम था। नीचे वर्ड है इम्प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं अव्यावहारिक। इधर इन्वॉल्व्ड है, किसी चीज़ में शामिल हुआ, तो हमारा आंसर हो गया बायस्ड, पक्षपात पूर्ण। एक था पक्षपात रहित। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, और जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो यही है जेन्यून, GENUINE। जेन्यून जिसको हम आप बोलते हैं वास्तविक, सब्सटेंशियल, बोनाफाइड या रियल, यानी सही। तो जो सही आंसर है ए है। और अब आज के डिस्कशन का अंतिम क्वेश्चन आप देख लें, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि सार्थक एवरीथिंग दैट ए लीडर शुड बी, यानी सार्थक में वो सारी क्वालिटी है जो एक नेता में होना चाहिए। ऐसे अर्थ में जो विकल्प होगा वो एपिटोमाइजेज होगा। एक प्रकार से एपिटोमाइजेज का मतलब, हम आप एपिटोमाइज वर्ड जब बोलते हैं तो एपिटोमाइज का अर्थ होता है संक्षेप करना, लेकिन एपिटोमाइजेज इस जगह पर मतलब हो जाएगा कि एक लीडर में जितना भी गुण होना चाहिए वो सारे सार्थक में झलकते हैं, सारे सार्थक में दिखते हैं। यानी सार्थक एक प्रकार से प्रतिरूप है एक लीडर का, या एक लीडर में जितने गुण होना चाहिए उन सब का वो प्रतीक है। तो सही आंसर है आपका ए।
ये एडोर वर्ड जानते होंगे, प्रशंसा करना किसी का। और क्लोनिंग प्रक्रिया आप जानते होंगे, क्लोन बनाना सुने होंगे। वर्शिप है पूजा, या पूजा, हाँ पूजा ही। तो ये आज का डिस्कशन था। आज के डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 14 नंबर डिस्कशन में मिलेंगे। आशा है आपको ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ें, और रुक्मिणी प्रकाशन की जितनी भी किताबें आती हैं उसके बारे में बोलें। इसका एक थिंक टैंक है काफ़ी एक्सपर्ट लोगों का, जो एक एक प्रश्न को, एक एक एग्ज़ाम के प्रश्नों को बड़ी बारीकी से अध्ययन करके और तैयार किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।